गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सराफ चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच ये जनन चैप्टर जो कि जो बायोलॉजी का चैप्टर 6 है जो भारतीय भवन में, और NCERT चैप्टर 7 है जो कि आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ। ये हर एक बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, हर एक बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता है। तो आपको मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो समझिए आने वाले जो भी कंसेप्ट हो आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, क्योंकि मैंने डायग्राम से बनाने की समझाने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद ज़रूर दिलाऊँगा आप लोगों को कि आप ज़रूर इससे समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं ऑलरेडी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर चुका हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी इस टाइप की वीडियो पहुँच सके, वो भी इसका लाभ उठा सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ, अपने लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि ये अगला हम लोग टॉपिक पढ़ना है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? पुष्प भी अपना जनन की प्रक्रिया करता है। तो पुष्प जो है अपना जनन की प्रक्रिया करता है, तो पुष्प के सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ये पुष्प का हमने आकृति बनाने की कोशिश किया है, हम लोग को समझने की ज़रूरत है। आपके बुक में इससे भी सुंदर सुंदर डायग्राम दिया हुआ है, आप उसे बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सचित्र वर्णन करने के लिए बहुत बार पूछ दिया जाता है 5 नंबर में। यदि आपको जानकारी रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पुष्प का सबसे पहले हम लोग क्या जाने? भाग जान ले। क्या जाने? पुष्प का जो जनन अंग है उसके साथ में जो भी उसके भाग है सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग पुष्प देखे होंगे, जो डंठल होता है जिसको हम लोग पकड़ के किसी को क्या करते हैं? देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंत। ठीक, 2-4 कुछ नीचे पत्ते रहते हैं जो कि हरा रहता है। ठीक, जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक, उसके बाद से पुष्प के जितने भी भाग है, जिस पर रुका रहता है, जिस पर ठहरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। जिस पर पुष्प के जितने भी भाग टिका रहता है उसको क्या बोला जाता है? पुष्पासन बोला जाता है। ठीक है, पुष्प के अंदर एक गोलाकार आकृति होती है जिसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, अब देखिए, पुष्प में कुछ उसके अगल बगल में उसके बाहर जो पंखुड़ी रहती है उसको बोलते हैं बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। उसके अंदर जो पुष्प के जो पत्ती रहती है उसको क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं, चाहे पंखुड़ी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। ठीक है, अब एक है तो बाह्य दल बोलेंगे और इसमें भी एक है तो दल बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसे बहुत से सारे पंखुड़ी रहती है, तो इस जो बहुत से सारे रहते हैं बाह्य दल, तो उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। एक क्या कहलाता है? दल पुंज कहलाता है। ठीक, अब देखिए, इसमें आप लोग देखे होंगे कि एक तार जैसे, कैसे? एक तार जैसे बहुत से सारे इस संरचना के वो निकली होती है, जिसको बोलते हैं टोटल भाग को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये जो पुंकेसर जो होता है, ये
कौन भाग होता है? नर भाग होता है। कौन भाग होता है? नर भाग होता है। जो आप लोग ये डंठल देख पा रहे होंगे, क्या ये डंठल जिधर हम मारकर हम घुमा रहे हैं, ये कहलाता है तंतु। क्या कहलाता है? तंतु। ठीक, इसके टॉप वाला भाग जहाँ पर हमने गोल किया है, ये कहलाता है पराग कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? पराग कोश। ठीक, अब देखिए, अब जो पर जितने भी है सब क्या है? पुंकेसर है। क्या है ये? पुंकेसर है। समझे? अब इसके बीच में जो है मोटा वाला जो भाग है दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? ये टोटल को बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयांग। जिसमें ये जो डंठल वाला जो भाग दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिका। इसके टॉप वाला जो भाग होता है, ये क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। अब देखिए, ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज, जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, हम बोले ना एक रहेगा तो दल और एक से अधिक रहता है तो क्या कहलाता है? दलपुंज। एक रहता है बाह्य दल तो बाह्य दल कहलाएगा, जब एक से अधिक रहता है तो बाह्य दलपुंज कहलाता है। तो जो दलपुंज होता है बाह्य दलपुंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहायक अंग के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? इसको सहायक अंग से, सहायक अंग से जानते हैं। क्या चीज़ से जानते हैं? सहायक अंग से जानते हैं। ठीक, और जो ये जयांग जौन होता है और पुंकेसर जौन होता है, इसको बोलते हैं आवश्यक अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवश्यक अंग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, आप लोग देखे होंगे कि कोई भी वृंद के जस्ट ऊपर जो हरा हरा कलर से जो पत्ती रहती, जो उस पुष्प कोका की रहती, पहले फर्स्ट में जब कली जब खिलता है तो ढकी रहती है। ठीक, तो उसका काम यही रहता है क्योंकि पुष्प में जो अंदर जो कलियाँ जो रहती है, वो तो भोजन अपना बना नहीं सकती है। ठीक, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है। अब ये जो बाहर के जो कलिया को ढकी रहती है जो पत्तियाँ, ठीक है, वहीं क्या करते हैं? जो हरी हरी रहती है वहीं भोजन बनाती है, जिससे के चलते पुष्प के अंदर जो पल रही जो कली होती है उसका भोजन बन पाता है, मिल पाता है इसी के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग का है एक टॉपिक है पुमंग। क्या है? पुमंग। ठीक है, ये पुमंग जन होता है, क्या होता है? नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग होता है। ठीक है, ये पुमंग में बहुत सारे, जैसे यहाँ पर हम एक इसको कहेंगे, एक जो है इसको कहेंगे पुमंग। क्या कहेंगे? पुमंग। ऐसे ऐसे बहुत से सारे पुमंग रहता है तो इसको क्या बोला जाता है? पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, पुमंग अगर एक रहेगा तो एक रहेगा इस तरह डंठल, तो उसको बोलेंगे पुमंग। ऐसे ऐसे बहुत से सारे डंठल रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलता है। ठीक है, तो पुष्प का जो वास्तविक नर भाग जन होता है क्या कहलाता है? पुंकेसर ही कहलाता है। जो मेल पार्ट जन होता है, जो मेल पार्ट जन होता है ना, वही क्या कहलाता है? जो मेल जो पार्ट होता है वही हम लोग का क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, पुंकेसर। जो फीमेल जो पार्ट होता है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको जयांग बोलते हैं। तो जयांग के दो भाग, कितने भाग? जयांग के दो भाग, जयांग के सॉरी 3 भाग। एक तो हो गया हम लोग को वर्तिका का सबसे ऊपर वाला टॉप वाला भाग, नीचे वाला वर्तिका, और निचरा सबसे नीचे जो रहता है उसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। तो याद रखना है, जब पुंकेसर के 2 भाग, एक परागकोश, एक तंतु, और जयांग के जो 3 भाग, एक वर्तिकाग्र, दूसरा का वर्तिका और तीसरा का क्या होता है? अंडाशय। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो है ये जो होता है वर्तिका जो होता है, जिसको हम लोग पहले इसको देखिए, ये जो पराग कण जो है, ठीक, पराग
इसको क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश। इस परागकोश में जो भरा रहता है, इसमें जो भरा रहता है एक कण जिसको बोलते हैं पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कण भरा रहता है इसमें उसको क्या बोलते हैं? पराग कण बोलते हैं। क्या होता है? पराग कण। वो थोड़ा सा भूरभूरा टाइप के, एक पाउडर जैसा रहता है। कैसा रहता है? पाउडर जैसे रहता है। कि कोई कोई पुष्प पर आप हाथ फेर कर देखिएगा, वो आपके हाथों में क्या हो जाएगा? आ जाता है, पीला पीला टाइप के वो आ जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? पराग कण कहलाता है। ठीक, अब ये देखिए, ये पराग कोश में क्या रहता है? पराग कण रहता है। क्या रहता है? पराग कण रहता है। ठीक है, और यही पराग कण किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो हो सकता है हवा, हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा, हो सकता है कोई जानवर, हो सकता है हम लोग का हाथ हो सकता है, या पानी हो सकता है, किसी न किसी माध्यम से यहाँ से पराग कण जो होकर चला आता है कहाँ पर? इस वर्तिकाग्र में चला आता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र में चला आता है। अब यहाँ पर जब वर्तिकाग्र में आता है तो यहाँ पर क्या होता है? एक रासायनिक क्रिया होता है। क्या होता है? रासायनिक क्रिया होता है, जिस क्रिया के फलस्वरूप इसमें क्या होता है? एक नली बनना शुरू हो जाता है। जब नली बनना शुरू हो जाता है इस वर्तिका में, तो नली के माध्यम से जो पराग कण जो आ रही होती है नीचे पर टघरती हुई चली आती है कहाँ पे? अंडाशय में। अब अंडाशय के मुंह क्या होता है? यहीं पे खुल जाता है। अब इसको क्या करता है? कैच कर लेता है। जैसे कैच कर लेगा, वहाँ पर क्या होता है? जो पुष्प होगा उस टाइप के उसमें फल लगना शुरू हो जाता है। ठीक, अब इसमें एक टॉपिक हम लोग को आता है परागण। क्या होता है? परागण। अब परागण कौन कौन सा वाला है? ठीक है, ठीक है, जब किसी भी पुष्प से जब किसी भी पुष्प से पराग कण अगर वर्तिकाग्र के में चला जाता है किसी भी माध्यम से होकर, वही हम लोग क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। अभी जो परागण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं स्वपरागण, परागण। एक होता है परपरागण। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब यह होता है कि मान लीजिए एक पुष्प है। क्या है? ये पुष्प है, इसका पराग कण इसके पराग कोश से निकल के इसी के वर्तिकाग्र में चल जाता है और उसका निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। वो क्या कहलाता है? परागकण, परागण, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। लेकिन परपरागण में क्या होता है? ये किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल के उसी जाति के दूसरे पुष्प, उसी जाति के पुष्प पर उसके वर्तिकाग्र में जाकर वो समाहित होकर क्या कर देती है? निषेचन की प्रक्रिया कर देती है। वही हम लोग का कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। एक बार और सुनिए, किसी पुष्प से पराग कण निकलकर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में किसी माध्यम से पराग कण पहुँचकर निषेचन की क्रिया कर देती है, वही हम लोग का कहलाता है? परपरागण कहलाता है। वो प्रोसेस हम ऑलरेडी बोले हैं, जो किसी हवा से भी हो सकता है, पानी से हो सकता है, पशु पक्षी से हो सकता है। ठीक है, या हम लोग के भी द्वारा, किसी मनुष्य के भी द्वारा वो हो सकता है। वो परागकण इधर से उधर जा सकता है और जाकर निषेचन की प्रक्रिया कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये था हम लोग का क्या? ये जो जनन का जितने भी प्रक्रिया था, ये किसका? पुष्प का था। किसका था? पुष्प का था। अब हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़ का? अब मनुष्यों का जनन तंत्र। क्या पढ़ना है? मनुष्यों का जनन तंत्र। अब देखिए,
मनुष्य का जनन तंत्र। अब देखिए, जो मनुष्य जन होता है हम लोग जानते हैं जो एक लिंगी होता है। क्या होता है? एक लिंगी। जो मेल होता है उसमें क्या पाया जाता है? शुक्राणु। जो फीमेल होती है उसमें क्या पाई जाती है? अंडाणु। ये दोनों आपस में, नर जननांग और मादा जननांग जब आपस में निषेचन करता है, सेक्सुअल रिलेशन जब बनाता है, उसके बाद से एक अगला संतति का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त, नर जनन अंग के अतिरिक्त बहुत से सारे हमारे शरीर में जो है सहायक ग्रंथियाँ भी है, सहायक लैंगिक अंग भी है, जो कि क्या करता है? उसमें भाग लेता है। ठीक है। देखिए, ये जो प्रोसेस है, जो यदि जनन की प्रक्रिया, जो अगर लड़का हो या लड़की हो, लगभग में समझिए जब 12 बरस की उम्र में जब आ जाता है, कितने बरस के? 12 बरस की उम्र में जब आ जाता है, तो समझिए जो उसका जनन अंग जो होता है, क्या होता है? परिपक्व होना शुरू कर देता है। ठीक है। उस समय से अगर वो चाहें तो जनन की प्रक्रिया कर सकता है। ठीक है। उस समय वो क्या हो गया रहता है? वो परिपक्व, उसके शरीर क्या हो गया रहता है? जनन के जो अंगे हैं वो क्या होते हैं? परिपक्व हो गया रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वो किशोरा अवस्था कहते हैं। ठीक है। अभी जब आदमी जब किशोरा अवस्था में चले जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उसमें कुछ उसके शरीर में कुछ क्या होना शुरू हो जाता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो परिवर्तन में क्या होगा? जैसे लड़का है, ठीक, तो उसके जो स्वर तंत्र है, जिससे हम बोल पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र, जिसको इंग्लिश में वॉइस बॉक्स बोला जाता है। ठीक है। ये क्या होने लगता है? ये फटने लगता है। पहले आप लोग देखते होंगे जो छोटा बच्चा हो उसका आवाज़ बिल्कुल पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता है, 12 बरस के पार करता है, तो उसका आवाज़ क्या होता है? एकाएक मोटा हो जाता है, यानी गंभीर हो जाता है। ठीक है। तो पहला परिवर्तन, उसके बाद में दाढ़ी मूंछ आना शुरू कर देगा। ठीक है। दोनों जंघाओं के बीच में क्या होने लगेगा? बाल आना शुरू कर देगा। उसके शरीर में जो भी बाल आना शुरू कर देगा। ठीक है। और जो उसका पेनिस है, वो उसमें भी क्या होने लगेगा? उभार होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके पेनिस जो अपने अपोजिट लिंग वाले व्यक्ति को देखकर अट्रैक्टिव होकर, आकर्षित होकर, कभी कभी उसके अस्थाई माने क्या होता है? उसमें बढ़ जाता है, नहीं लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है। ये बात रही किसका? मेल का। ये परिवर्तन कुछ, और उसके बाद से क्या होता है? उसका जो चेहरा है चिपचिपा होना शुरू कर देगा, यानी तैलीय होना शुरू कर देगा, और उसके चेहरा में पिंपल वगैरह निकलना शुरू कर देता है। उसके बाद से अगला जो है, जो फीमेल जो होती है, जो लड़कियां जो होती है, यदि वो 12 बरस के हो गई, कितने बरस के? 12 बरस के जो हो जाती है, या 12 बरस के प्लस के हो जाती है, तो उस सब के भी शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अब परिवर्तन क्या होता है कि जो उस सब का जो नेपुल होता है, जो नेपुल के इर्द गिर्द के जो रंग होते हैं गाढ़ा होना शुरू कर देता है। ठीक। उसके भी, उन लोगों को भी दोनों जंघाओं के बीच का जो बाल होता है आना शुरू कर देता है। शरीर में भी, अन्य अंगों में भी उसका हल्का हल्का, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, उसमें भी हल्का हल्का बाल आना शुरू कर देता है। उसके बाद में एक चक्र उस सब में होता है महिलाओं में, जिसको बोलते हैं मासिक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। वो भी आना शुरू कर देता है। ठीक। तो कुछ इस प्रकार के महिलाओं में भी क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे उसमें परिवर्तन हो जो कि जो कॉमन होता है, जो कि दोनों में होता है, और कुछ ऐसे परिवर्तन होता है जो कि जो पुरुष में कुछ और है और महिला में कुछ और है। ठीक है। समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है। अगला हम लोग को टॉपिक से हम लोग पढ़े
नर जनन अंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? नर जनन अंग, जो कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसका क्या किया हूँ, आकृति बना दिया हूँ। ठीक है, देखिए जो हम लोग का वृक्क था, वृक्क से 2 नलिकाएं निकलती थी जिसको बोलते हैं वृक्क नलिका। उससे निकल रही होती है वो किससे? मूत्राशय से होते हुए, वो वृक्क नलिका जो होती है तो वहाँ से निकल कर कहाँ आती है? मूत्राशय में मूत्र आता है। क्या आता है? कहाँ आता है? मूत्राशय। यही है हम लोग का मूत्राशय। ठीक, अब ये मूत्राशय से जिधर से हम लोग मूत्र छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? मूत्र छोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीशन। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पेनिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में पेनिस बोला जाता है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया टोटल हम लोग का जो यहाँ पर दिखाए हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो मेल जोन होता है उनमें 2 ठो वृषण होता है। क्या बोलता है? वृषण बोलता है। 2 ठो, एक राइट एक लेफ्ट, एक वृषण होता है जो कि ये चमड़े की थैली में रहता है। वहीं पर क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए ये वृषण कहे तो जिसको हम लोग अंडकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडकोश। गोल गोल टाइप के 2 होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो क्या होता है? शुक्राशय रहता है। क्या रहता है? शुक्र रहता है। क्या रहता है? इसमें शुक्राणु रहता है। क्या रहता है? शुक्राणु, जो कि ये इससे शुक्राणु निकलता है। यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। अब शुक्राणु का जब निर्माण होगा, ठीक, अब ये शुक्रवाहिका से होते हुए क्या हो जाएगा? ये निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? शुक्रवाहिका से निकलेगा। ठीक, और शुक्रवाहिका से निकलते हुए ये कहाँ पर जाएगा? इसको बोलते हैं शुक्राशय बोलते हैं। कहाँ पर जाएगा? शुक्राशय। ये शुक्राशय में जाने के बाद में क्या होता है? कंप्लीट रूप से परिपक्व हो जाता है। ठीक, जो हम लोग का ये शिश्वन है और मूत्राशय है, इसके शिश्वन के जस्ट नीचे एक ग्रंथि रहता है जिसको बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि। क्या रहता है? पुरस्थ ग्रंथि रहता है। ठीक है, अब देखिए अब ये पुरस्थ ग्रंथि जस्ट उसके नीचे रहता है। ठीक, ये जो पुरस्थ जो ग्रंथि रहती है इससे भी एक द्रव निकलता है जिसको बोलते हैं पुरस्थ द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुरस्थ द्रव, जो कि पुरस्थ नलिका से क्या रहती है? ये निकली रहती है। ठीक है, ये जो हम लोग शिश्वन देख पा रहे हैं एक ही होता है जिससे हम लोग पेशाब को भी त्याग करते हैं और बीज को भी त्याग करते हैं। रास्ता एक ही है। ठीक, ये जो शिश्वन के काम होता है ये गोल और बेलनाकार होता है, मांसल होता है। ठीक है, ये जो होता है ये महिलाओं के जो योनि होता है वहाँ उसके अंदर ये बीज छोड़ने के काम ये करता है। इसी के माध्यम से बीज छोड़ पाते हैं। तो एक बात आता है, क्या बीज होता है? क्या होता है? बीज जो होता है पूरा द्रव। ठीक है, उसके बाद से शुक्राणु द्रव, उसके बाद से शुक्राशय द्रव। ठीक, ये 3 ठो जब द्रव जब मिलता है, 3 ठो द्रव, पुरस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव, शुक्राशय द्रव, ये 3 द्रव मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है? बीज के। क्या चीज़ का निर्माण करता है? बीज के। बीज जब स्खलित होता है, क्या होता है? बीज जब स्खलित होता है तो आप लोग एक प्रकार के गंध को महसूस कर पाते होंगे। क्या चीज़ के? एक गंध को क्या करते हैं? महसूस कर पाते हैं, जो कि ये गंध जो होता है किसका? ये पुरस्थ द्रव के चलते होता है। क्या होता है? पुरस्थ द्रव के चलते होता है। ठीक है, ये जो पुरस्थ द्रव जन होते हैं
ये काफ़ी एक काम लायक होती है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है क्षारीय होता है, पुरस्थ द्रव कैसे होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, ये जब हम लोग पेशाब जब करते हैं तो वो जो पेशाब जो होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा रहता है? अम्लीय। ठीक है, ये जो पुरस्थ द्रव जो आ रही होती है, जब हम लोग पेशाब जब करते हैं, ठीक है, तो जो हम लोग को जलन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो जलन होना चाहिए, उस जलन को क्या करता है? ये रोक देता है। क्या करता है? ये रोक देता है। ठीक है, सॉरी, ये जो पुरस्थ द्रव जो होता है ये क्षारीय नहीं होता है, बल्कि एक ग्रंथि है जिसका नाम है काउपर ग्रंथि। क्या नाम है? काउपर ग्रंथि। जो काउपर जो ग्रंथि जो होता है, जिसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि। काउपर जो ग्रंथि जो होता है, काउपर ग्रंथि ही क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या रहता है? क्षारीय रहता है। ठीक है, जो कि ये जो हमारे जो हम लोग जो पेशाब जब करते हैं तो उसमें काफ़ी जलन होता है, क्योंकि उसमें से पेशाब में जो के रास्ते से जो आ रहा है, क्या रहा था? यूरिया, जो कि ये काफ़ी जलन खुजलाहट भी हो सकता है, उसको क्या करता है? उससे बचाता है। ये जो होता है ये पुरस्थ ग्रंथि के जस्ट पीछे रहता है। क्या रहता है? पुरस्थ ग्रंथि के जस्ट पीछे रहता है, जो पेशाब के रास्ता में खुजलाहट जो जलन से क्या करता है? बचाता है। और दूसरा काम यह है कि जब हम लोग बीज जब हम लोग संभोग करते हैं, जब नर और मादा क्या करता है? संभोग करते हैं, तो जो महिलाएं जन होती है उस सब का जो गर्भाशय होता है वो काफ़ी हाई लेवल के क्या रहता है? अम्लीय रहता है। क्या रहता है? अम्लीय रहता है। ठीक है, जो कि यही जो पुरस्थ ग्रंथि द्वारा छोड़े हुए जो द्रव जन होता है, ठीक, जो जाता है, जो कि जिसकी अम्लीयता को क्या कर देता है? उस महिला के जो गर्भाशय के अंदर जो अम्लीयता रहता है उसको क्या करता है? समाप्त कर देता है। और उस पुरुष द्वारा छोड़े हुए बीज में जो शुक्राणु रहता है वो बच पाता है। अगर काउपर ग्रंथि द्वारा जो द्रव अगर जो छोड़े हुए अगर नहीं जाता, तो पुरुष द्वारा छोड़े हुए बीज में जो शुक्राणु है, जैसे उस महिला के अंदर जब जाता तो शुक्राणु का हो जाता? वो मर जाता। ठीक है, और जनन की प्रक्रिया किसी कीमत में हो नहीं पाता। तो ठीक है, ये था हम लोग का इम्पोर्टेंट काउपर ग्रंथि का। ठीक, अब देखिए, अब इतना था हम लोग क्या? नर जननांग। अब हमने बनाने की कोशिश किया है मादा जननांग। ठीक, अब देखिए, ये जो गई रहती है जिसके, इसको देखिए, इसको बोलते हैं, ये बोलता है क्या? वल्वा। वल्वा क्या बोलते हैं? वल्वा। ठीक, ये टोटल जो है यहाँ पर इस चीज़ ये क्या होगा? इसका योनि कहलाता है। क्या कहलाता है? योनि। ये वाल्वा के द्वारा पेनिस हम लोग क्या करते हैं? इंटर, जो पुरुष होता है वाल्वा के द्वारा पेनिस क्या करता है? इंटर कराता है। ठीक, जब इंटर ये कराएगा तो एक अगर पहले बार अगर संभोग कर रहा है, वो महिला किसी पुरुष से पहले बार संभोग कर रही है, तो इसमें इस वाल्वा के ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? झिल्ली। इसमें बहुत से पतले पतले केशिकाएँ रहती है। वो झिल्ली जब पहले बार जब संभोग किया जाता है तो उस झिल्ली का नाम रहता है हाइमन। क्या होता है? वो हाइमन। वो हाइमन जो है क्या हो जाता है? वो टूट जाता है, और जब टूट जाएगा तो उसमें से ब्लडिंग आना शुरू कर देता है। तो ये पहले बार जब जो लड़की है, जो लड़की जो पहले बार संभोग करेगी किसी पुरुष के साथ में, तो तभी वो ब्लड आएगा। क्योंकि एक बार जब हाइमन जब टूट जाता है फिर दोबारा ये बनता नहीं है।
पहले बार जैसे वो अपना पेनिस इंटर कराएगा उसके योनि में, तब तक ही आगे ही रहता है। ये एक समझिए एक झिल्ली जैसा रहता है, इसमें बहुत से पतली पतली केशिकाएँ रहती है। ऊपर से केशिका जैसे टूटेगा उसके बाद से ब्लडिंग आना शुरू कर देगा। उसके बाद से कितनों बार कोई संभोग करेगा उसके योनि से, उसके महिला के वो प्राइवेट पार्ट से किसी कीमत में ब्लड आ नहीं सकता है, केवल पहले बार संभोग करने से वो ब्लड आता है। ठीक, ये रहा। ये देखिए, इसको बोलते हैं गर्भाशय। ये क्या है? ये गर्भाशय है। ठीक, ये हो गया अंडाशय। इसको बोलते हैं फैलोपियन नली। क्या बोलते हैं? फैलोपियन नली। यहाँ से जो है अंडाशय से अंडाणु जब एक होता है एमसी। क्या होता है? एमसी। एमसी के 14वें दिन, एमसी बोलिए चाहे ऋतुस्राव बोलिए, चाहे मासिक धर्म बोलिए या रोजो धर्म बोलिए, ठीक है, इसका बहुत से सारे नाम हैं। ठीक है, एमसी के 14वें दिन यहाँ से अंडाणु परिपक्व होकर यहाँ पर आके इंतज़ार करता है। किसका? यहाँ से शुक्राणु का। ठीक है, फैलोपियन नली में आकर 14वें दिन इंतज़ार करता है। ठीक, ये 36 घंटा, कितना घंटा? 36 घंटा, यानी लगभग 1.5 दिन। 36 घंटा इंतज़ार ये करेगा। 36 घंटा के अंदर कोई वो महिला किसी से संपर्क बनाए, किसी से संभोग की, किसी से सेक्सुअल रिलेशन बनाई, तो शुक्राणु समझिए यहाँ से जाएगा और जाके इसके ऐसे तो करोड़ों लाखों करोड़ों में शुक्राणु उस जाता है बीज से होकर। लेकिन कुछ शुक्राणु की स्पीड इतना तेज होता है और इतना कोमल होता है कि पहले तो कुछ ऐसे जाएगा तो जाके पहले ही टकरा कर मर जाएगा, कुछ ऐसे चला जाएगा, कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक, तो देखिए कुछ इधर से गया, कुछ इधर से गया। ठीक, कुछ इसमें भी रास्ते में कुछ मर जाएगा। जो मजबूत जो शुक्राणु जो होता है यहाँ पर चले जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया? अंडाणु हो गया। अब अंडाणु से चारों तरफ से शुक्राणु क्या हो जाता है? आगे बहुत से सारे शुक्राणु आकर पकड़ लेता है सर। अब इसको इस सब के काम यही है कि इसको क्या करना, इस अंडाणु को छेद करके इसमें प्रवेश करना। जैसे छेद करेगा बस उसमें क्या करेगा? प्रवेश कर जाता है। तो इसमें सब प्रवेश नहीं कर पाता है। एक जोन है जो कि जो सबसे मजबूत होता है, वही शुक्राणु इस अंडाणु को क्या करता है? छेद कर पाता है। छेद करके उसमें प्रवेश कर जाता है। अब वो निषेचन का प्रक्रिया होना शुरू करेगा। वो यहाँ से ये अंडाणु जो है धीरे धीरे डुगर कर क्या होना शुरू कर देता है? इस गर्भाशय पर आकर यहाँ पर आकर चिपक जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर चिपक जाएगा। जब यहाँ से ये निकल रहा होता है 14 दिन में परिपक्व होकर, जब अंडाणु निकल रहा होता है, तो जैसे यहाँ पर निकलेगा ना, तो यहाँ पर ये जो गर्भाशय है यहाँ पर पतला सा एक झिल्ली होगा। उस झिल्ली पर बहुत से पतले पतले केशिकाएँ होगी जो कि इस अंडाणु के स्वागत के लिए, यानी खाना के लिए, भोजन के तैयार रखने के लिए यहाँ पर क्या करता है? तैयार रखता है। क्या रहता है? भोजन, ताकि यहाँ पर ये आएगा तो यहाँ पर भोजन अपना करेगा, यहाँ पर आके विकास अपना करेगा। लेकिन किसी न किसी कारणवश उस महिला को, हो सकता है शादी नहीं हुआ, चाहे किसी कारणवश वो रिलेशन किसी पुरुष से नहीं बनाई है, जिसके चलते 36 घंटा इंतज़ार करेगा। क्या करेगा? 36 घंटा वो इंतज़ार करेगा। ये अंडाणु निकल कर अगर कोई नहीं मिला और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा? 36 घंटे के बाद ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जब ये मर जाएगा तो इसका भी सेल टूटना शुरू हो जाएगा। जो ऑलरेडी इसके स्वागत में यहाँ पर जो झिल्ली बन रहा था, जो कि ये केशिका का गर्भाशय के ऊपर, इसका भी सेल टूटना शुरू हो जाएगा। और ये 28वें दिन, कितना दिन? 28वें दिन जो होता है इसका मासिक चक्र आएगा इस महिला के, और वहीं कट के धीरे धीरे वो जो अंडाणु है वो, और जो यहाँ पर जो उसके स्वागत में जो केशिका जो बन रही थी, जो झिल्ली बन रहा था, वो कट के धीरे धीरे वो गिर जाएगा।
किसी किसी महिलाओं में 3 दिन में वो मासिक धर्म खत्म हो जाता है, किसी किसी में 5 दिन भी चलता है, यानी 3 से 5 दिन के अंदर में क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब रही बात ये, तो मान लीजिए अंडाणु निकला तो 36 घंटा रहा, लेकिन मान लीजिए पुरुष का भी शुक्राणु निकलता है। क्या निकलता है? पुरुष का भी शुक्राणु निकलता है। जब पुरुष का जो शुक्राणु जो निकलता है तो कितना घंटा इंतजार करता है? तो पुरुष का जो शुक्राणु होता है 12 घंटा इंतजार करता है। 12 घंटा के अंदर, कितना घंटा के अंदर? 12 घंटा के अंदर कोई महिला, कितना? 12 घंटा के अंदर किसी महिला का 10 से 12 माने 12 घंटा लगभग में 12 घंटा अगर कोई महिला का अंडाणु से इसका मुलाकात हो गया तो समझिए जे निषेचन का प्रक्रिया हो जाएगा। नहीं तो 12 घंटा में ये भी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, मर के निश्चिंत हो जाता है। ठीक है। ठीक, ये जो प्रक्रिया जो भी होता है निषेचन के हमने बता दिए हैं। 10 से 12 वर्ष के आयु में ये घटना ये होता है। ठीक है। अब जब ये घटना हो जा रहता है, उसके बाद से जैसे अगर निषेचन का प्रक्रिया हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पर आकर बच्चा पलना शुरू कर देगा गर्भाशय पर, और धीरे धीरे कुछ 9 महीना के बाद से बच्चा एक परिपक्व होकर बाहर निकल जाएगा, अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। ठीक है। अब देखिए, ये रहा हम लोग का कहानी किसका? मादा जननांग का। किसका? मादा जननांग का। ठीक है। अब देखिए, अब जब हम लोग एक और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इसको साफ हम कर दें। हाँ, जब माने सामान्य रूप से कहा जाए तो मादा जननांग जन होता है, उसकी जो लंबाई जन होती है 7 से 8 सेंटीमीटर। कितना होती है? मादा जननांग होता है 7 से 8 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल। जब पैदाइशी के समय आता है, क्या? जब बच्चा पैदाइशी के समय आता है तो उसका योनि का जो साइज होता है 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है बढ़कर। ठीक। लेकिन जैसे ही बच्चा के पैदाइशी जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर से स्वतः ये अपने पहले वाला आकृति में आ जाता है, लेकिन उतना नहीं आ पाता है जितना पहले था। एक बार बच्चा का पैदाइशी हो जाता है, उसके बाद से उसमें हल्का डिफरेंस आ जाता है, नहीं तो समझिए जो लगभग में उसी के शेप में आ जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो हमने बोला कि जो शुक्राणु जन होता है जो जा रहा होता है कहाँ पे? योनि में, तो बहुत तेज चलता है। ये 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, कितना? 100 माइक्रोन प्रति मिनट। कितना? 100 इतना तेज चलता है कि इसका स्पीड रहता है 100 माइक्रोन प्रति मिनट के हिसाब से ये शुक्राणु योनि में चलता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोग समझ गए कि हाँ कैसे निषेचन होता है, पुरुष जननांग महिला जननांग कैसे हेल्प करता है, तो जनन की प्रक्रिया होता है। लेकिन इसमें एक कुछ रोग भी हो जाता है। जैसे बहुत ऐसे पुरुष हैं, बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो कि बहुत से सारे लोगों से क्या किए रहता है, लोग रिलेशन बनाए रहता है लोग। ठीक है। जिसके चलते कुछ संक्रमण रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ संक्रमण रोग हो जाता है, वो काफ़ी खतरनाक होता है। इसीलिए जिससे शादी विवाह होके उसी से केवल संबंध बनाना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो तो चाहे महिला हो तो। ठीक है। यदि एक से अधिक व्यक्ति के साथ में अगर आदमी रिलेशन बनाता है तो समझिए ये काफ़ी खतरनाक जानलेवा भी बीमारी हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, उसमें पहला बीमारी कौन होता है?
बैक्टीरिया जनित रोग होता है, ठीक है, जिसको नाम है गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस। ये 4 बीमारी है जो कि ये कोई गैर स्त्री किसी गैर पुरुष से अनेकों लोगों के साथ में ये रिलेशन बनाते हैं लोग, तब उन लोगों को बीमारी होता है। एक वायरस जनित रोग होता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स कैंसर, हार्पिक्स, एड्स। एड्स के तो बारे में आप लोग ज़रूर सुने होंगे। जिसको अगर एड्स हो गया तो उसको मरना सुनिश्चित है, उसको मरना सुनिश्चित है। प्रोटोजोआ जनित रोग जिसका नाम है ट्राइकोमोनियसिस। क्या नाम है? ट्राइकोमोनियसिस। ये जो होता है जब स्त्री का जो मूत्र जो विसर्जन करती है तो उस समय भी ये बीमारी ये हो जाता है, या सेक्सुअल रिलेशन बनाने से भी बीमारी ये हो जाता है। एक आदमी से अगर बनाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अनेकों आदमी से अनेकों पुरुष से बनाती है तो ये बीमारी हो सकता है। ये जितने भी बीमारी है ये काफ़ी खतरनाक होता है, आदमी को जान भी ले लेता है। ठीक, ये था उस। अब देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण। क्या करना है? जनसंख्या नियंत्रण। अब जनसंख्या नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? जैसे आज देख रहे हैं आप लोग कि जनसंख्या की इतनी ज़्यादा तादाद में बढ़ोतरी हो रही है कि लोग जंगल काट कर अपना खेत में अपना घर बना रहे हैं भर कर। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि घर के अभाव में इधर उधर फुटपाथ पर घूम रहे हैं। इतना ज़्यादा धड़ल्ले से लोग अपना जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। ये इस बात को ख्याल नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ये हम भी दो हमारे भी दो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस पॉलिसी को अपनाए हुए जो हम दो हमारे गिनते रहो, हम दो हमारे गिनते रहो। तो समझिए हम दो हमारे गिनते रहो, इसका पॉलिसी को जो अगर अपनाता है तो समझिए जनसंख्या में कहीं ना कहीं काफ़ी वृद्धि होगा। इसीलिए सरकार बहुत से सारे परिवार नियोजन लाई है और लाती रहती है। हर हमेशा प्रचार वगैरह चलते रहता है, समझाया जाता है ये जनसंख्या को नियंत्रण करना है तो इस पॉलिसी को अपनाइए, हम भी दो हमारे भी दो। अब इसको जनसंख्या को नियंत्रण करें तो हम लोग कैसे करें? तो उससे कुछ विधि है जिस विधि को अपनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक विधि। क्या है? प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में क्या होता है? प्राकृतिक विधि में यह है, जैसे मान लीजिए हम आप लोग से बताए हैं कि ये समझिए थोड़ा मोड़ा हम बना दे रहे हैं ठीक, ये मान लीजिए फैलोपियन नाली हो गई। क्या हो गया? फैलोपियन नाली हो गया। यहाँ पे समझिए अंडाणु है, यहाँ से जा रहा है परिपक्व होकर। अभी एक परिपक्व होकर यहाँ पर जाता है 14वें दिन। कितना दिन पर जाता है? 14वें दिन जाता है। ठीक, अब 14वें दिन जब जाता है तो आप 14 दिन से पहले तक उस महिला के साथ फिर रिलेशन बना सकते हैं। समझिए लगभग में डर के ही रहिए, लगभग 12 दिन अगर बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन उसका MC ख़त्म होता है उस दिन से लेकर 12 दिन तक ले आप रिलेशन बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आप माने समझिए 17 या 18, 14 तारीख से लेकर 17 या 18 तारीख तक आप उससे रिलेशन ना बनाइए, क्योंकि जो इससे जब निकल रहा होता है अंडाणु वो 36 घंटा जीवित रहता है। कितना घंटा जीवित रहता है? तो थोड़ा सा और आप अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए, हो सकता है कहीं स्ट्रॉन्ग शुक्राणु हो
सॉरी अंडाणु हो तो कुछ जी जाए, लेकिन एवरेज देखा जाता है तो 36 घंटा जी सकता है। ठीक है, तो हम लोग को डरना है कुछ बचा दीजिए। तो लगभग मुझे समझ लीजिए एक उसका मासिक चक्र के दौरान मैंने समझ लीजिए 7 से 8 दिन आपको क्या करना पड़ेगा, गैप मारना पड़ेगा। अगर 7-8 दिन यानी एक सप्ताह अगर गैप मार देते हैं, सेक्सुअल रिलेशन अगर महिला से उस नहीं बनाते हैं तो किसी कीमत में बच्चा होने की संभावना नहीं है। ठीक, अब देखिए दूसरा बात यह है कि एक और बात हमने बताना भूल गए कि देखिए अंडाणु तो इधर से भी जाता है, सब अंडाणु इधर से भी जाता है, तो क्या दोनों अंडाणु एक बार जाता है? नहीं। अगर समझिए अगर ये जनवरी में इधर से अंडाणु अगर निकल रहा है तो ये जो फरवरी में इधर से निकलेगा, इधर मार्च में निकला तो इधर अप्रैल में निकलेगा। माने एक महीना में एक तरफ से अंडाणु निकलता है, दूसरा महीने में दूसरे तरफ से निकलता है। कभी कभी रेयर केस में क्या होता है कि इधर से भी अंडाणु निकल गया, रेयर केस में होता है इधर से भी अंडाणु निकल गया, दोनों आके निकल के यहाँ पर इंतजार कर रहा था 14वें दिन। जैसे आदमी सेक्सुअल रिलेशन बनाया उस महिला के साथ में, अब शुक्राणु तो इधर भी गया, शुक्राणु इधर भी गया, अब दोनों का दोनों क्या हो गया, निषेचन का प्रक्रिया हो गया। जैसे शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलेगा तो निषेचन का प्रक्रिया हो ही जाएगा। जब निषेचन का प्रक्रिया हो जाएगा तो इधर से भी अपना अंडाणु निकल के इस गर्भाशय पे, इधर से निकल के इस गर्भाशय पे निकल के अपना पलना शुरू हो जाएगा। और वहीं जो बच्चा निकल के आता है तो क्या कहलाता है, जुड़वा बच्चा कहलाता है। ये जो जुड़वा इस प्रकार का जो बच्चा होता है हूबहू नहीं होता है, ये अलग अलग चेहरा के, अलग अलग रंग के, अलग अलग लंबाई चौड़ाई के भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही इधर से गया अंडाणु शुक्राणु, अब यहाँ पर पड़ा हुआ है अंडाणु, तो यहाँ पर शुक्राणु तो बहुत से सारे जाएगा। ठीक है, उसमें एक शुक्राणु पहुँचा, अब पहुँचने के बाद में इसका जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गया। अब यही क्या होता है, कभी कभी ये जो अंडाणु जो होता है 2 भाग में बढ़ जाता है। एगो था पहले से, जब गया तो ये 2 भाग में बढ़ गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसका जो केंद्रक जन होता है क्या होता है, अलग अलग बटा गया, इधर भी केंद्रक हो गया, इधर भी केंद्रक हो गया। ये दोनों बच्चा जो होता है अलग अलग बटा गया। ठीक है, अब ये अपना जीवन अलग जीने शुरू कर जाए, ये दोनों टघर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर गर्भाशय पर आ जाता है, दोनों पलना शुरू हो जाता है। ये दोनों जो बच्चा होता है ये दोनों हूबहू होता है, दोनों का अंग अलग अलग, माने कहने का मतलब एक लड़का हो चाहे लड़की हो अलग अलग होगा। लेकिन बहुत ऐसे सीन में आप लोग देखे होंगे जो दो आदमी के जैसे कह दें जो माने एक शरीर है, एक आदमी इधर भी है एक आदमी इधर भी, दोनों आदमी का शरीर जुड़ा हुआ है। तो कब होता है, जब यही निषेचन की प्रक्रिया के बाद में जब ये बटता नहीं है, बर्तन ये दोनों का केंद्र का बट गया लेकिन इसका शरीर बटा नहीं, एक ही जगह रह गया। अब वो आके यहाँ पर पलेगा, जब पैदा होगा तो समझ लीजिए आधा धड़ ज्वाइंट रहेगा और आधा धड़ एक ही धड़ से दोनों आदमी के काम चलते रहेगा। मान लीजिए आधा से ऊपर एक इधर है और नीचे वाला पार्ट एक ही से दोनों आदमी के काम चल रहा है। ठीक है, तो उस समय केंद्रक बटा नहीं रहता जिसके चलते वो काम गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक, तो ये प्राकृतिक नियंत्रण हो गया। दूसरा का बात है हम लोग को यांत्रिक विधि, क्या है, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है, ये पुरुषों के लिए आता है जिसका नाम है वो कंडोम, जो कि है और ये रबड़, पतला रबड़ के समान होता है, जिससे उसमें क्या किया जाता है, पेनिस में से रबड़ को क्या किया जाता है, लगा लिया जाता है। अतः उसके बाद से किसी महिला के साथ में अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है आदमी, तो जो भी वीर्य स्खलित जब होगा तो उस महिला के योनि में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि जैसे स्खलित होगा तो उस कंडोम में ही क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है और फिर से सेक्स के बाद में उसको निकाल कर फेंक दीजिए। वो महिला भी बच गई, वो क्या करने से, जनन की प्रक्रिया करने से आप भी सुरक्षित रह गए। ठीक,
और कंडोम दूसरा काम यह भी करता है कि अगर मान लीजिए अगर किसी प्रकार की बीमारी है उस महिला के योनि में, तो उस महिला के योनि से आपके पेनिस में वो बीमारी ना चलाए सेक्स के दौरान, उससे भी बचाता है। ठीक, उसके बाद से आता है वो महिला लोग के लिए आता है, तो भी एक प्रकार के कंडोम ही है जो कि जो महिला लोग के लिए आता है, जिसका नाम है डायफ्राम। क्या नाम है? डायफ्राम। एक आता है कॉपर टी। दूसरा का जो है आता है लूप। क्या आता है? लूप। ये 3 जो होता है महिलाओं सब के लिए कंडोम होता है। एक सर्जिकल मेथड से इसको क्या किया जाता है, महिलाओं सब के लिए पहना दिया जाता है। ये जो शुक्राणु जो है, ये फैलोपियन नली में जो अंडाणु तक पहुंच नहीं पाता है, इधर का हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उससे भी निषेचन की प्रक्रिया होने से आदमी बच जाता है। उसके बाद से है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि जो होता है, रासायनिक विधि से मतलब यह होता है जो हम लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ खिला देते हैं। क्या करते हैं? दवाइयाँ खिला देते हैं। बहुत से सारे इंजेक्शन है, बहुत से सारे टेबलेट है, ठीक है, जिसको अगर महिलाओं को अगर खिला दिया जाए तो समझिए जो किसी प्रकार के वो जनन की प्रक्रिया नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से लेकिन वो कहीं ना कहीं कभी कभी ख़तरनाक भी साबित हो जाता है। अपने से ही करना नहीं चाहिए, ये किसी डॉक्टर के सलाह से करना चाहिए। ठीक है, किसी डॉक्टर से पूछिए जो हम इसे करना चाहते हैं, तो डॉक्टर जो दवा देगा उस हिसाब से कीजिए, अपने से कीजिएगा। क्योंकि बहुत से सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब पर या गूगल से सर्च मार के लिख कर ले जाकर दवा खिला दिया। वो कभी कभी क्या होता है, जब उस महिला के टोटल अंडाणु को ही क्या करता है, नष्ट कर देता है। आने वाले समय में वो महिला हर हमेशा के लिए वो जनन के प्रक्रिया से क्या हो जाती है, वंचित रह जाती है। अगला है सर्जिकल मेथड। क्या चीज़ है? सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में क्या होता है, इसमें ये नसबंदी होता है। ये स्त्री नसबंदी, ठीक। दूसरा पुरुष नसबंदी। स्त्री नसबंदी भी होता है, पुरुष भी नसबंदी होता है। जन पुरुष के जन हम बता रहे थे कि आप लोग शुक्रवाहिका, क्या बता रहे थे? शुक्रवाहिका को क्या किया जाता है? शुक्रवाहिका को ही क्या किया, जैसे इधर शुक्र जा रहा था उसको क्या किया जाता है, उसको शुक्रवाहिका, दोनों शुक्रवाहिका को क्या किया जाता है, एक इधर से शुक्राणु जा रहा था, दोनों शुक्रवाहिका को जो नली हो है उसको क्या किया जाता है, धागे से बांध दिया जाएगा। जब शुक्राणु जाएगा ही नहीं तो निषेचन की प्रक्रिया कर ही नहीं सकता है। दूसरा का जो है स्त्री नसबंदी। स्त्री नसबंदी में भी क्या किया जाता है, जो उसको हम बताएं फैलोपियन नली को ही क्या किया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है? फैलोपियन नली को बांध दिया जाएगा। उधर से अंडाणु उसके इधर आएगा ही नहीं 14वें दिन जो आ रहा था, जिसके चलते वो महिला भी क्या हो जाती है, वो बच जाती है निषेचन के प्रक्रिया से। ठीक है, एक और है विधि जिसको बोलते हैं गर्भ की चिकित्सकीय समापन। क्या बोलते हैं? गर्भ के चिकित्सकीय समापन। ठीक, अब देखिए इसका मतलब यही होता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट रह जाती है, क्या हो जाती है, कोई महिला प्रेग्नेंट रह जाती है, ठीक, ये जो गड़बड़ सड़बड़ कामों में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, अभी शादी नहीं हुआ है, किसी लड़का चाहे किसी गैर पुरुष से रिलेशन बनाई और उस दौरान उसका बच्चा रह गया, वो घर पर वो कहीं नहीं, किसी से कहीं नहीं। और जब उसके बाद से जब उसका पेट आगे उभरना शुरू करता है, तब घर वालों को ये बात को पता चलता है, वो पूछा जाता है तो बाद में बताती है। तो
इस मेथड के अपनाकर उस महिला, उस लड़की के क्या किया जाता है, गर्भ को गिराया जाता है। ठीक है, तो एक गर्भ जो गिराया जाता है तो लगभग समझ लीजिए अगर 5 से 6 माह के भी हो जाते हैं ना महिला, तो बच्चा रह जाता है, तभी भी गर्भ गिराया जा सकता है। हालांकि ये जो चीज़ है कानूनन अपराध है। क्या है? कानूनन अपराध है। अब हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ कर दिया है जहाँ 5 से 6 माह तक लेके गिराया जा सकता है, लेकिन इसके ज़्यादा अगर हो गया तो समझिए गिराने पर दिक्कत हो जाता है, जिसके चलते ये कानूनन अपराध में भी गिना जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना किया जाए तो ही बेहतर होगा, उससे मान सम्मान भी बचा रहेगा, उस बच्ची का भी और उस पुरुष का भी। ठीक है, आने वाला समय में तो एक न एक दिन तो घर के लोग शादी तो करेगा ही, और जो वो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, जो हवाई जो होता है बिल्कुल गलत होता है। तो ठीक है, मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये सेशन अगर पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो बहुत से सारे मेरे चैनल पे बहुत से सारे वीडियो पड़ा हुआ है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी है बहुत से सारे, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर भारत के हर एक बोर्ड के साथ हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दृष्टिकोण से वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है, आप उससे जाकर देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अगले वीडियो में आप लोग से रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।